नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए बाल विकास के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी इसे प्रैक्टिस के रूप में देखिएगा, इन्हें आप रिवीजन करिएगा। इसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर बताना है और 30 में 30 आज आपको सही करना है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर बताइए, लास्ट में पूरा स्कोर बताइए कि 30 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। कब से किया जाता है जीवन का अध्ययन, आपको बताना है। गर्भकाल में किया जाता है, या जन्म से, या जीवन पर्यंत, या किशोरावस्था में। तो देखिए दोस्तों, जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है, यह जो है मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करता है। तो इसमें जब बालक जन्म लेता है दोस्तों, तभी से उसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि पहले शैशवावस्था का अध्ययन होता है, फिर बाल्यावस्था का, फिर किशोरा का, और फिर प्रौढ़ावस्था का। तो कब से शुरू होता है आपको बताना था इसमें। तो जन्म से ही जीवन का अध्ययन शुरू हो जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे चेतना का है, या विकास का है, या विवृद्धि का है, या संशोधन का है। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, जो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत होता है, यह इसमें जो है जो शरीर का विकास होता है वह सिर से लेकर पैर की ओर होता है। ठीक है, और यह जो है किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। XX होता है, या XB, या XY, या CX। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा दोस्तों इसमें लड़का के पैदा होने के लिए कम से कम XY गुणसूत्र होने चाहिए। ठीक है, XX नहीं होना चाहिए, केवल XY होना चाहिए। देखिए XX महिलाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और XY किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में कितने गुणसूत्र या कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और एक जोड़े में 2 होता है, तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र कुल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी का उत्तर बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है, वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, या पशु। तो पर्यावरण किसे कहते हैं दोस्तों, हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है जिससे हम घिरे हुए होते हैं, वह सब हमारा पर्यावरण होता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा जैव और अजैव सभी तत्व आ जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप लोग इसका उत्तर बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे अभ्यास का नियम, या तत्परता का, या खेल का, या प्रभाव का। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा दोस्तों सीखने के नियम में ये खेल का नियम शामिल नहीं है। ठीक है, तो सीखने का जो नियम है, यह जो है इसमें जो है थॉर्नडाइक ने बताया था कि जो सीखने का नियम है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला उन्होंने बताया कि जो अभ्यास का नियम होता है, यह जो होता है पहला होता है, तत्परता का नियम आपका दूसरा होता है, और प्रभाव का नियम तीसरा होता है। तो इस प्रकार से 3 जो मुख्य नियम है सीखने के, ये थॉर्नडाइक ने बताया था, खेल का नियम नहीं बताया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यही आपको बताना था कि सीखने के नियम में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सभी प्रश्न देखिए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, कौन सी अवस्था है आपको बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब होगा इसमें प्रथम अवस्था। जो प्रथम अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना। और दूसरी अवस्था कौन सी होती है, बाल्यावस्था होती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपसे तीसरी अवस्था पूछे तो आपका जवाब होगा किशोरावस्था होता है। ठीक है, और चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, आपको यह बताना है। शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, या बचपनावस्था में, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो बालक का सामाजिक विकास होता है वह बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ठीक है, और इससे जो है व्यक्तित्व का अगर नींव की बात करें तो यह भी आपका बाल्यावस्था में ही राइट हो जाएगा। इसलिए आपका बचपनावस्था जो है, यही सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। बचपनावस्था को हम बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है दोस्तों, आप लोग बताइए। 4 अवस्था में, 3 अवस्था भागों में, या 2 भागों में, या 5 भागों में। देखिए इसे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कुल 4 अवस्थाओं में दोस्तों बांटा है। कौन सी अवस्था में, 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग उन्होंने बताया कि संवेदी गामक अवस्था होता है पहला।
ठीक है। और इसका जो समय बताया था इन्होंने 0 से लेकर 2 वर्ष बताया था। और दूसरा क्या था, पूर्व संक्रियावस्था था, इसका समय 2 से 7 वर्ष बताया था। और मूर्त संक्रियावस्था तीसरी अवस्था थी, इसका समय 7 से 11 वर्ष बताया था। एक और लास्ट अवस्था बताया था वह है औपचारिक संक्रियावस्था, और इसका समय दोस्तों 11 से 15 वर्ष बताया गया था। तो सभी चीज़ ध्यान से देखिए, सुनिए इसे। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है, क्या व्यंजनों की करता है, स्वर की करता है, या स्वर या व्यंजन की, या शब्दों की? तो दोस्तों देखिए, जो शिशु होता है उसे अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, वह क्या करता है, सुनकर देखकर अनुकरण करता है। आपसे जब वह शब्दों को जो सुनता है उसी शब्दों को वह अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो इसमें आपका शब्द सही हो जाएगा, पहले वह शब्दों का अनुकरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है आपको बताना है, गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को, या पीयूष ग्रंथि को? देखिए दोस्तों, जो आपकी पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालक की प्रथम पाठशाला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा जवाब, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय? तो देखिए दोस्तों, जो बालक का प्रथम पाठशाला होता है वह आपका परिवार होता है। ठीक है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। और प्रथम शिक्षक की बात करें तो उसकी माता जो है प्रथम शिक्षक होती है बालक की। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, क्या सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, या परिवार से, या इनमें से सभी से? तो देखिए दोस्तों, जो सामाजिक विकास होता है वह सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है। इसलिए आपका इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है, कैसे पहचान करेंगे दोस्तों, क्या पुराने व्यवहार से, या चित्रकला से, या संगीत से, या नवीन परिणाम से? तो सृजनात्मकता की पहचान दोस्तों आप जो है नवीन परिणाम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों नवीन परिणाम। सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना। ठीक है, नया कुछ सृजन करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें नवीन परिणाम हो जाएगा। हम करके सीखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आप लोग गलत मत करिएगा। क्या कथन, किसका कथन है, डॉक्टर मेस का, योकम का, या सिम्पसन का, या पोलेसनी का? इसमें कुछ लोग योकम या सिम्पसन बताएंगे, जो कि गलत है। आपका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर मेस का। डॉक्टर मेस ने बताया है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन उनका है, डॉक्टर मेस का है। इसे याद रखना है, यह पूछा जा चुका है। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो समस्यात्मक बालक होते हैं क्या, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना नहीं मानने वाले। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका जवाब इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। जो समस्यात्मक बालक होते हैं वह चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्या विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर? आपको बताना है इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है वह परिवार पर सबसे ज़्यादा परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए, किसे दी जानी चाहिए, सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को, या प्रखर बुद्धि बालक को? देखिए दोस्तों, जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है वह जो है किसे देना चाहिए, पिछड़े बालक को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये जो है पिछड़े बालक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें हस्तशिल्प का शिक्षा देकर इन्हें व्यावसायिक कौशल में निपुण बनाया जा सकता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। ठीक है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, क्या अपना अध्ययन किया जाता है? तो यह नहीं होता है, अपने व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल नहीं होता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, व्यापक शब्द का जो अभिप्राय होता है वह संज्ञानात्मक से भी संबंधित है और सहसंज्ञानात्मकता से भी संबंधित है। तो दोनों इसमें इसके अंतर्गत आ जाते हैं, व्यापक के अंतर्गत। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है, आप लोग बताइए। क्या शारीरिक निःशक्त के लिए, या दृष्टिबाधित के लिए, या वाचन बाधित के लिए? आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, लुई ब्रेल। इन्होंने ही ब्रेल लिपि की खोज की थी। सुपर टेट के एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न आया था। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है, आपको बताना है। तो गैसल, गॉल्टन, टर्मन या माथुर? आपका जवाब क्या होगा, टर्मन का कथन है दोस्तों। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह जो है टर्मन ने कहा है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, या बुद्धि से?
तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह मुख्यतः दोस्तों बुद्धि से प्रेरित होता है। इसको ध्यान रखना, किससे प्रेरित होता है, बुद्धि से ही प्रेरित होता है, क्योंकि वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी यहाँ ध्यान से देखिए। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है, संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो आपका सही जवाब क्या होगा, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया दोस्तों संप्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, संप्रेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, किस लिए करना चाहिए आपको बताना है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, यह तो सही नहीं है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए जिससे वह अपने शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सके। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बालक की वास्तविक आयु दोस्तों कितना है, 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि आपको बताना है। तो बुद्धिलब्धि निकालने का सिंपल सा सूत्र होता है, क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु यहाँ पे कितना है, 15 है दोस्तों, तो 15 आप लिखेंगे और बटा आप 12 कर देंगे, बटा वास्तविक आयु कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे सॉल्व करेंगे, 15 बटा 12 है, इसको काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे, 3 से आपका 12 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 पचे 15, 5 आ जाएगा, और ये 4 से आपका 100 कट जाएगा, 25 चौका 100, और ये 25 पंचे 125 आपका इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सूत्र लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों, क्या होगा आप लोग बताइए, पाठ्यक्रम सदैव दोस्तों छात्र केंद्रित होना चाहिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विद्यालय केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, केवल छात्र केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है, बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें सभी। तो देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षा है यह जो है बच्चों का लोकतंत्रीकरण में मदद करता है, यह आपका सबसे सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है लोकतंत्र में दोस्तों बच्चे जो होते हैं वह स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका लोकतंत्रीकरण सही हो जाएगा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, क्या आप उन्हें दंड देकर प्रेरित करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, फटकारना, मारना पीटना, ये सब गलत है। सबसे सही जवाब क्या है, छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है दोस्तों वह प्रशंसा है। प्रशंसा के माध्यम से आप उन्हें अच्छी तरह से प्रेरित कर सकते हैं। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, तो देखिए क्रोध की, भय की, अनुराग की या आक्रामकता की। आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अनुराग की। शिशु के प्रति अगर सहानुभूति एवं प्यार दुलार दिखा रहे हैं तो यह संवेग जो है अनुराग से संबंधित होता है। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, लास्ट प्रश्न है, 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा 34 माह। सामान्य बुद्धि का बालक जो होता है वह प्रायः 34 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसमें 30 में आपका कितना स्कोर सही हो रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में से शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।